आदित्य गुमसुम से खड़े थे। पत्नी की बात पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वे शब्दों पर जोर देते हुए बोले, क्या तुम सच कह रही हो ऋचा? उनकी पत्नी ऋचा बोली, हाँ, पहले मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन मैं एक नारी हूँ। जिस उम्र से अंकिता गुजर रही है उस उम्र से मैं भी गुजर चुकी हूँ। उसके रंग ढंग देखकर मैं समझ गई कि दाल में कुछ काला है। आदित्य की आंखों में एक सवाल था, यह कैसे? ऋचा उनकी आंखों की भाषा समझ गई। बोली, सुबह घर से जल्दी निकलती है, शाम को देर से घर आती है। पूछने पर बताया कि टाइपिंग क्लास ज्वाइन कर ली है। इसकी उसे ज़रूरत नहीं। उसने इस बारे में हमसे पूछा भी नहीं था। घर में भी अकेले रहना उसे पसंद नहीं। गुमसुम सी रहती है। जब देखो अपना मोबाइल लिए कमरे में बंद रहती है। तुमने क्या उसे बात की ऋचा? नहीं, अभी नहीं। पहले आपको बताना उचित समझा। लड़की का मामला है, जल्दबाजी में मामला बिगड़ सकता है। एक लड़के को हम खो चुके हैं, अब लड़की को खो देने का मतलब है पूरे संसार को खो देना। आदित्य विचारों के समुद्र में गोता लगाने लगे। यह कैसी हवा चली है? बच्चे अपने माँ बाप के साए से दूर होते जा रहे हैं। बड़े होते ही प्यार की डगर पर चल पड़ते हैं, फिर माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी भी कर लेते हैं। जैसे चिड़िया का बच्चा पंख निकलते ही अपने जन्मदाता से दूर चला जाता है, अपने घोंसले में कभी लौटकर नहीं आता। उसी प्रकार आज की पीढ़ी के लड़के तथा लड़कियां युवा होने से पहले ही प्यार के संसार में डूब जाते हैं, अपनी मर्जी से शादी करते हैं और अपना घर बसाकर माँ बाप से भी दूर चले जाते हैं। आदित्य और ऋचा के इकलौते पुत्र ने भी तो यही किया था। आज वे दोनों अपने बेटे से दूर थे और बेटा उनकी खोज खबर नहीं लेता था। इसमें गलती किसकी थी? आदित्य की, उनकी पत्नी की या उनके बेटे की? कहना मुश्किल था। आदित्य ने पहले ध्यान नहीं दिया था, इस बारे में सोचा तक नहीं था, परंतु आज जब उनकी इकलौती बेटी भी किसी के प्यार में रंग चुकी है, किसी के सपनों में खोई है, तो वे विगत और आगत का विश्लेषण करने पर विवश हैं। प्रतीक एमबीए कर चुका था। बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी में उनका बेटा प्रतीक मैनेजर था। एमबीए करते समय ही उसे एक लड़की से प्रेम हुआ। तब तक उसने घर में बताया नहीं था। नौकरी मिलते ही माँ बाप को अपने प्रेम से अवगत कराया। आदित्य और ऋचा को अच्छा नहीं लगा। वह उनका इकलौता बेटा था। उनके सपने भी तो थे। हालांकि वे आधुनिक थे, नए जमाने के चलन से भी वाकिफ थे, परंतु भारतीय मानसिकता बड़ी जटिल होती है। हम पढ़ लिख कर आधुनिक बनने का ढोंग करते हैं, नए जमाने की हर चीज़ें अपना लेते हैं, परंतु हमारी मानसिकता कभी नहीं बदलती। हमारे बच्चे किसी के प्रेम में पड़े, वे प्रेम विवाह करना चाहें, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। अपनी जवानी में हम भी वही करते हैं या करना चाहते हैं, परंतु हमारे बच्चे जब वही सब करने लगते हैं तो इसे सहन नहीं कर पाते, उसका विरोध करते हैं। प्रतीक उनका इकलौता बेटा था। वे धूमधाम से उसकी शादी कराना चाहते थे। वे उसे कामधेनु गाय समझते थे। उसकी शादी में अच्छा दहेज मिलता, इसी उम्मीद में एक रिश्तेदार से उसकी शादी की बात भी कर रखी थी। मामला एक तरफ से पक्का था। माँ बाप यहीं पर गलती कर जाते हैं, अपने जवान बच्चों के बारे में अपनी मर्जी से निर्णय लेते हैं, उनको इससे अवगत नहीं कराते। बच्चों की भावनाओं का उन्हें ख्याल ही नहीं रहता। वे अपने बच्चों को एक जड़ वस्तु समझते हैं जो बिना छू चप्पर किए उनकी हर बात मान लेंगे। परंतु जब बच्चे समझदार हो जाते हैं तो वे अपने जीवन के बारे में खुद निर्णय लेना पसंद करते हैं। वे अपना जीवन अपने तौर पर जीना चाहते हैं। यही प्रतीक के साथ भी हुआ। जब प्रतीक ने अपने प्यार के बारे में उन्हें बताया तो उनके कान खड़े हुए। चौंकना लाजमी था। बेटे पर वे अपना अधिकार समझते थे। आदित्य और ऋचा ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा, फिर प्रतीक की तरफ। वह एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था, माँ बाप से अपनी शादी के बारे में बात करने के लिए। प्रेम उसने अवश्य किया था, परंतु वह उनकी सहमति से शादी करना चाहता था। अगर वे मान जाते तो ठीक था, अगर नहीं तब भी उसने तय कर रखा था कि अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा। जिसका प्यार किया था उसे धोखा नहीं देगा, माँ बाप माने या ना माने। ऋचा ने ही बात का सिर पकड़ा था, परंतु बेटे, हमने तो तुम्हारी शादी के बारे में कुछ और ही सोच रखा है। अब वह बेकार है माँ, मैंने अपनी पसंद की लड़की देख ली है, वह मेरे अनुरूप है। हम दोनों ने एक साथ एमबीए किया था, अब साथ ही नौकरी भी कर रहे हैं, साथ ही जीवन व्यतीत करेंगे। परंतु बेटा, हमारे सपने? ऋचा ने प्रतिवाद करने की कोशिश की, परंतु प्रतीक की दृढ़ता के सामने वह कमजोर पड़ गई। ऋचा की आवाज़ में कोई दम नहीं था। उसे लगा वह हार जाएगी। मम्मी, आप समझने की कोशिश कीजिए, बच्चे ही माँ बाप का सपना होते हैं। अगर मैं खुश हूँ तो आपके सपने साकार हो जाएंगे, वरना सब बेकार है। बेकार तो वैसे भी सब कुछ हो चुका है प्रतीक। मैं बंसल जी को क्या मुंह दिखाऊंगा?
आदित्य ने पहली बार मुंह खोला। उनके साथ साथ सारे नाते रिश्तेदार हैं, वे भी अलग थलग पड़ जाएंगे। कोई किसी से अलग नहीं होता। आप धूमधाम से शादी आयोजित करें, रिश्तेदार 2 दिन बाद बातें करेंगे, फिर सब भूल जाएंगे। प्रेम विवाह अब असामान्य नहीं रहा। प्रतीक ने बहुत धैर्य से अपनी बात कही। बेटे, तुम नहीं समझोगे, हम वैश्य हैं और हमारे समाज ने इस मामले में आधुनिकता की चादर नहीं ओढ़ी है। कितने लोग तुम्हारे लिए भागदौड़ कर रहे हैं, अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कराना चाहते हैं। जिस दिन पता चलेगा कि तुमने गैर जाति की लड़की से शादी कर ली है, वे हमें समाज से बहिष्कृत कर देंगे। तुम्हारी छोटी बहन की शादी में तमाम अड़चने आएंगी, उसका भी प्रेम विवाह कर देना, प्रतीक ने सहजता से कह दिया। परंतु आदित्य और ऋचा के लिए यह सब इतना सहज नहीं था। वे बोले, बेटे, एक बार तुम अपने निर्णय पर पुनर्विचार करो, शायद तुम्हारा निश्चय डगमगा जाए। हम उससे सुंदर लड़की तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाएंगे। प्रतीक हंसा। मम्मी, यह मेरा आज का फैसला नहीं है, पिछले 3 सालों से हम दोनों का यही फैसला है, अब यह बदलने वाला नहीं। आप अपने बारे में बताएं, आप हमारी शादी करवाएंगे या हम स्वयं कर ले? मैं तो चाहता था कि मैं अपनी शादी आपकी मर्जी से करूं, लेकिन कोई बात नहीं। किसी ने प्रतीक की बात का जवाब नहीं दिया। वे अचंभित, भौचक और ठगी से बैठे थे। वे सब भी समाज के लोग थे, लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकते थे। बातों के माध्यम से मामले को सुलझाने की कोशिश की, परंतु वे दोनों न तो प्रतीक को मना पाए न प्रतीक के निर्णय से सहमत हो पाए। प्रतीक अगले दिन बेंगलुरु चला गया। बाद में पता चला उसने कोर्ट के माध्यम से अपनी प्रेमिका से शादी कर ली थी। वे दोनों जानते थे कि प्रतीक ने भले अपनी मर्जी से शादी की थी, परंतु वह उनके मन से दूर नहीं हुआ था। बस उनका अपना हट था। उस हट के चलते अभी तक बेटे से संपर्क नहीं किया था। बेटे ने पहले 1-2 बार फोन भी किया। आदित्य और ऋचा ने उससे बात की थी, हालचाल भी पूछा, परंतु उसको दिल्ली आने के लिए कभी नहीं कहा। फिर बेटे ने उनको फ़ोन करना धीरे धीरे कम कर दिया और आखिरकार बंद ही कर दिया। अब शायद वह हट टूटने वाला था। अंकिता के साथ वह पहले वाली गलती नहीं दोहराना चाहते थे। आदित्य ने शांत भाव से कहा, ऋचा, हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। लड़की का मामला है। प्रेम के मामले में लड़कियां बहुत नासमझी और भावुकता से काम लेती हैं। अगर उन्हें लगता है कि माँ बाप उनके प्रेम का विरोध कर रहे हैं तो बहुत गलत कदम उठा लेती हैं। या तो वे घर से भाग जाती हैं या आत्महत्या कर लेती हैं। हमें ध्यान रखना है कि अंकिता ऐसा कोई कदम न उठा ले। ऋचा बेचैन हो गई। क्या करें हम? कुछ करने की आवश्यकता नहीं ऋचा, बस उससे बात करो, उसकी सारी बातें ध्यान से सुनो, उसके मन को समझने का प्रयास करो। शायद हम उसकी मदद कर सकें। अगर वह समझ गई तो भागने से बच जाएगी। उसके पैर गलत रास्ते पर नहीं पड़ेंगे। ये रास्ते बहुत चिकने होते हैं, फिसलने में देर नहीं लगती। ठीक है, ऋचा ने आश्वस्त होकर कहा। ऋचा ने देर नहीं की, जल्दी ही मौका निकाला। अंकिता से बात की। वह अपने कमरे में थी। ऋचा ने कमरे में घुसते ही पूछा, बेटा क्या कर रही हो? अंकिता हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। वह बिस्तर पर लेटी मोबाइल पर किसी से बातें कर रही थी। अंकिता के चेहरे के भाव बता रहे थे कि जैसे वह चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। ऋचा सब समझ गई, परंतु उसने धैर्य से कहा, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अंकिता बीए के दूसरे साल में थी। ठीक ठाक चल रही है माँ, अंकिता ने अपने आप को संभालते हुए कहा। उसकी आंखें फर्श की तरफ थीं। वह माँ की तरफ देखने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। अंकिता जिन मनोभावों से गुजर रही थी ऋचा समझ सकती थी। उसने बेटी को पलंग पर बैठाते हुए कहा, बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। वह भी बेटी के साथ पलंग पर एक किनारे पर बैठ गई। उसे लग रहा था कि किसी लाग लपेट की जरूरत नहीं, मुझे सीधे मुद्दे पर आना होगा। अंकिता का हृदय तेजी से धड़क रहा था। पता नहीं क्या होने वाला था। मम्मी क्या कहेंगी उससे? उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, परंतु उसके मन में अपराध बोध था। मम्मी ने उसे फ़ोन करते हुए सारी बातें सुन जो लिया था। ऋचा ने सीधे वार किया, बेटी मैं तुम्हारी मनोदशा समझ रही हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस उम्र में सबको प्रेम होता है। प्रेम शब्द पर ऋचा ने अधिक जोर दिया। तुम्हारे साथ कुछ नया नहीं हो रहा, परंतु बेटा इस उम्र में लड़कियां अक्सर बहक जाती हैं। लड़के उनको बरगलाकर झूठे सपनों की दुनिया में ले जाकर उनकी इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। बाद में लड़कियों के पास बदनामी के सिवा कुछ नहीं होता। वे बदनामी का दाग लेकर जीती हैं और मन ही मन घुलती रहती हैं। कई लड़कियां तो बहुत दुनिया से ही दूर चली जाती हैं। अंकिता का दिल और जोर से धड़का। बेटी अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें बताओ। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे कदम गलत रास्ते पर पड़े। तुम नासमझी में कुछ ऐसा ना कर बैठो जो तुम्हारी बदनामी का सबब बने। अभी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, लेकिन यदि तुम्हारे साथ प्रेम जैसा कोई चक्कर है तो हम शादी के बारे में भी सोच सकते हैं। हमें बताओ कि वह लड़का कौन है। तुम खुलकर बताओ,
क्या वह लड़का तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है? वह तुमको लेकर गंभीर है या बस खिलवाड़ करना चाहता है? अंकिता सोचने लगी, पर उसके मन में दुविधा और शंका के बादल मंडरा रहे थे। बताए या ना बताए, मम्मी उसके मन की बात जान गई है। कहाँ तक छिपाएगी? नहीं बताएगी तो उस पर प्रतिबंध लगेंगे। उसने आगे आने वाली मुसीबतों के बारे में सोचा। उसे लगा कि माँ जब इतने प्यार और सहानुभूति से पूछ रही है तो उनको सब कुछ बता देना ही उचित होगा। अंकिता खुल गई और धीरे धीरे उसने मम्मी को सारी बातें बता दी। गनीमत थी कि अभी तक अंकिता ने अपना कौमार्य बचा कर रखा था। लड़के ने कोशिश बहुत की थी, परंतु वह उसके साथ होटल जाने को तैयार नहीं हुई। डर गई थी, इसलिए बच गई। मम्मी ने इत्मीनान की गहरी सांस ली और बेटी को सांत्वना दी। वह सब कुछ ठीक कर देगी। अगर लड़का तथा उसके घर वाले राजी हुए तो इसी साल उसकी शादी भी कर देंगे। अंकिता ने बताया था कि वह अपने साथ पढ़ने वाले एक लड़के के साथ प्यार करती है। उसके घर परिवार के बारे में वह बहुत कुछ कम जानती है। वे दोनों बस प्यार के सुनहरे सपने देख रहे हैं, बिना पंखों के हवा में उड़ रहे हैं। भविष्य के बारे में अनजान थे। प्रेम की परिणति क्या होगी इसके बारे में सोचा तक नहीं था। वे बस एक दूसरे के प्रति आसक्त थे। यह शारीरिक आकर्षण था जिसके कारण लड़कियां अवांछित विपदाओं का शिकार होती हैं। ऋचा ने आदित्य को सब कुछ बताया। मामला सचमुच गंभीर था। अंकिता अभी नासमझ थी। उसके विचारों में परिपक्वता नहीं थी। उसकी उम्र अभी 20 साल थी। वह लड़का भी इतनी ही उम्र का होगा। दोनों का कोई भविष्य नहीं था। वे दोनों बर्बादी की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें संभालना होगा। स्थिति गंभीर थी। ऋचा और आदित्य का चिंतित होना स्वाभाविक था, परंतु ऋचा और आदित्य को कुछ नहीं करना पड़ा। मामला अपने आप सुलझ गया। संयोग उनका साथ दे रहा था। समय रहते अंकिता को अकल आ गई थी। उसकी मम्मी की बातों का उस पर ठीक असर हुआ। अंकिता ने जब अपने उस लड़के शिवम को बताया कि उसकी मम्मी उसको प्रेम के बारे में सब पता चल गया है तो वह घबरा गया। इसमें घबराने की क्या बात है शिवम? मम्मी ने तुम्हारे डैडी का फ़ोन नंबर व पता मांगा है। वह तुम्हारे घर वालों से हमारी शादी की बात करना चाहती है। और वैसे भी कितने दिन हो गए हमारी दोस्ती को। मैं भी तो तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। अरे सबके सब मर गए। क्या तुम्हारे पापा को भी पता है? उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक गईं। जरूर पता होगा, मम्मी ने बताया होगा उनको, अंकिता बोली। परंतु तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। शादी करने में क्या हर्ज है? कभी न कभी करते ही, कल के बजाय आज सही। अंकिता बहुत धैर्य से यह सब कह रही थी। अरे तुम नहीं समझती, यह कोई शादी की उम्र है? मेरे डैडी जूतों से मेरी खोपड़ी गंजी कर देंगे। शादी तो दूर की बात है। वह हाथ मलते हुए बोला। अच्छा, अंकिता की अकल ठिकाने आ रही थी। वह समझने का प्रयास कर रही थी। बोली, तुम मुझसे प्रेम कर सकते हो तो शादी क्यों नहीं? प्रेम माँ बाप से पूछकर किया था क्या तुमने? अगर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होते तो शादी भी उनसे बिना पूछे कर लो। आखिर हम बालिग जो हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम अंकिता? शादी कैसे कर सकते हैं हम? वह झल्लाकर बोला। अभी तो हम पढ़ रहे हैं। माँ बाप से पूछे बगैर हम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं? अच्छा, माँ बाप से पूछे बगैर तुम जवान कुंवारी लड़की को बरगला सकते हो, उसको झूठे प्रेम जाल में फंसा सकते हो, शादी का झांसा देकर उसकी इज्जत लूट सकते हो। यह सब करने के लिए तो तुम बालिग हो, परंतु शादी करने के लिए नहीं। वह रुआंसी हो गई। उसे अपनी मम्मी की बातें याद आ गई। सच कहा था उन्होंने कि इस उम्र में लड़कियां अक्सर भाग जाती हैं। लड़के उनको बरगला कर झूठे सपनों की दुनिया में ले जाकर उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। शिवम भी तो उसके साथ यही कर रहा था। कितने दिनों से दोनों में दोस्ती थी, लेकिन उसने शादी करने से इनकार कर दिया। समय रहते उसकी मम्मी ने उसे सचेत किया था और वह बच गई। अगर थोड़ी देर और होती तो एक न एक दिन शिवम उसके साथ भी पता नहीं क्या कर बैठता। कहाँ तक वह अपने आप को बचाती? वह तो उसके लिए पागल थी। शिवम इधर उधर ताक रहा था। अंकिता ने एक प्रयास और किया। उसने कहा, तुम अपने घर का पता और फ़ोन नंबर दो। तुम्हारे मम्मी डैडी से पूछ तो ले कि वे इस रिश्ते के लिए राजी हैं या नहीं। शिवम बोला, क्या शादी की रट लगा रखी हो? वह दांत पीसकर बोला, हम कॉलेज में पढ़ने के लिए आए हैं या शादी करने के लिए? मुझे नहीं करनी शादी। नहीं, प्यार करने के लिए। अंकिता ने उसकी नकल की। वह भी दांत पीसकर बोली, तो चलो नाचे गाएं और खुशियां मनाएं। अब उसकी आवाज़ में तलखी आ गई थी। कमीने कहीं के, तुम्हारे जैसे लड़कों की वजह से ही न जाने कितनी लड़कियां अपनी इज्जत बर्बाद करती हैं। मैं ही बेवकूफ़ थी जो तुम्हारे फंदे में फंस गई थी। थू है तुम पर। बाहर में जाओ, सब कुछ खत्म हो गया। अब कभी मेरे सामने मत पड़ना। गैरत हो तो अपना मुंह काला लेकर कर मेरे सामने से चले जाओ। उस दिन शाम को अंकिता जल्दी घर पहुंच गई। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ था। ऋचा और आदित्य ने भेद भरी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा।
अंकिता चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आदित्य ने ऋचा को इशारा किया। वह पीछे पीछे अंकिता के कमरे में पहुंची और आदित्य भी कमरे के बाहर आकर खड़े हो गए थे। आज बहुत जल्दी आ गई बेटी? ऋचा अंकिता से पूछ रही थी और बेचारी अंकिता अपने कमरे में जाते ही रोने लगी। हाँ मम्मी, आज मैंने अपने मन का बोझ उतार कर आई हूँ, बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। फिर उसने एक बात मम्मी को बताई। मम्मी ने उसे गले से लगा लिया। उसे पुचकारते हुए बोली, बेटी मुझे तुम पर गर्व है, तुम्हारी जैसी बेटी हर माँ बाप को मिले। मम्मी, यह सब आपकी समझदारी की वजह से हुआ है। समय रहते आपने मुझे संभाल लिया। मैं आपकी बात समझ गई और पतंग के गर्त में जाने से बच गई। आप थोड़ी सी देर और करती तो मेरी बर्बादी हो चुकी होती। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मन लगाकर पढ़ाई करूँगी। आपकी नसीहत और मार्गदर्शन से एक अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी। हाँ बेटी, तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन? तुम चली जाती तो हमारे जीवन में क्या बचता? और सबसे बड़ी, तुम्हारी तो शादी करनी ही थी हमें, लेकिन गलत रास्ते पे तुम्हें जाने से बचाना था। मम्मी, ऐसा क्यों कह रही हो आप? मैं आपके साथ हूँ और भैया भाभी भी तो हैं। ऋचा ने अफसोस से कहा। वे अब हमारे साथ कहाँ हैं? हमने एक दूसरे को नहीं समझा और वे हमसे दूर हो गए। ऐसा नहीं है मम्मी, वे पहले भी हमारे थे और आज भी हमारे हैं। ये क्या कह रही हो तुम अंकिता? मम्मी, मैं आपको राज की बात बताती हूँ। भैया और भाभी से मैं रोज़ बात करती हूँ। भाभी खुद फ़ोन करती हैं। मैंने उन्हें देखा नहीं है, परंतु वे बातें बहुत प्यारी करती हैं। वे हम सबका को देखना चाहती हैं। भैया तो एक दिन भी बिना मुझसे बात किए नहीं रह सकते। वे और भाभी यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन डैडी से डरते हैं, इसलिए नहीं आते। मम्मी, आप एक बार, सिर्फ एक बार उनसे कह दो कि आपने उन्हें माफ़ किया, वे दौड़ते हुए आ जाएंगे। सच? ऋचा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बेटी, आज तूने मुझे दोगुनी खुशी दी। वह खुशी से विहल हुई जा रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे उनका बेटा उनसे दूर ही हो गया है। अंकिता ने आगे कहा, हाँ मम्मी, आप उन्हें फ़ोन तो करो। अंकिता चहक रही थी। मैं भाभी से मिलना चाहती हूँ, अभी करती हूँ। पहले उनको बता दूँ, सुनकर वे भी खुशी से पागल हो जाएंगे। हम लोगों ने न जाने कितनी बार उनको बुलाने के बारे में सोचा, बस हट धर्मिता में पड़े रहें। बेटे के सामने झुकना नहीं चाहते थे, परंतु आज हम बेटे के लिए और उसकी खुशी के लिए छोटे बन जाएंगे। उसे फ़ोन करेंगे। वह बाहर जाने के लिए मुड़ी। कमरे के बाहर खड़े आदित्य अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहे थे। आज उन्हें खोई हुई खुशी मिल रही थी। बेटी भी वापस अपने घोंसले में आ गई थी और बेटा भी सही राह पे था। बेटी भी अंधेरी गलियों में भटकने से बच गई। वह सही सलामत घर लौट आई थी। बेटा भी उन्हें मिल गया था। आज उनकी हठ धर्मिता टूट गई थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। ऋचा ने आदित्य को बाहर खड़े देखा। वे समझ गई कि अब कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। वे सब सुन चुके थे। उनके पास जाकर भरे गले से बोली, चलिए बेटे को फ़ोन कर दे और बहू के स्वागत की तैयारी करें। आज हमें दुगनी खुशी मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे घोंसले के पंछी वापस आ गए हैं। अब हमारा आशियाना वीरान नहीं रहेगा। हाँ ऋचा, आदित्य ने उसे बाहों के घेरे में लेते हुए कहा। घोंसले के पंछी घोंसले में ही रहते हैं, डाल पर नहीं। प्रतीक को वापस आना ही था। हमारी बगिया के फूल यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, उनकी सुगंध चारों ओर फैले और वे अपनी महक से सबके जीवन को गुलजार कर दें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।